वेरी शॉर्ट दैट यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि इस बार बजट में ये जो 7 लाख की बात हो रही है कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना, ये एक्चुअली में है क्या, या फिर बजट में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। तो अगर आप सच में ये बात जानना चाहते हो तो आज के सेशन को कंप्लीट देख लेना, आपको इनकम टैक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रपोज चेंजेस के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब इनकम टैक्स में ऐसा कौन सा चेंज आया है, तो हमारे पास जहां पर पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जहां पर पहले होता था ना कि भाई सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना, दैट इज 0 to 2.5 लाख पे हमें सबको पता है द टैक्स रेट इज निल। अब उस टैक्स रेट का स्टूडेंट जो स्लैब कर दी गई है ना, वो स्लैब कर दी है 0 to 3 लाख। यानी आइए एक बार ना वो स्लैब रेट डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारी बजट 23 में प्रपोज स्लैब रेट है, अब 2.5 नहीं, अब जो करंट स्लैब रेट यानी कि जो करंट बजट आया है उसके लिए स्लैब रेट है दैट इज 0 to 3 लाख। इट मीन्स पहले 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद बात आती है, पहले क्या होता था ना, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, लेमैन लैंग्वेज में, तो हर 2.5 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स बढ़ जाता था। पता होगा ये बात सबको, यस। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हर 2.5 लाख की इनकम पर 5% नहीं बढ़ रहा, इनफैक्ट उसको भी बढ़ाकर कर दिया कि हर 3 लाख की बढ़ी हुई इनकम पर 5% टैक्स है। इट मीन्स अब स्लैब रेट कर दी है। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू ये साथ साथ में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। तो 0 to 3 लाख पे नील टैक्स रेट, 3 to 6 लाख पे यानी नेक्स्ट 3 लाख की इनकम पर टैक्स रेट लगेगा 5% का। देन 6 to 9 लाख, दैट इज मोर देन 6 लाख बट अप टू 9 लाख, जो टैक्स रेट हमारा लगेगा वो रहेगा 10%। देन 9 to 12 में हमारा टैक्स रेट हो जाएगा 15%। 12 to 15% पर 20%, 12 to 15 लाख पर, एंड मोर देन 15 लाख यानी जिसकी अबव 15 है उसके लिए टैक्स रेट रहेगा 30%। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, ये क्लियर हुआ। अब इसमें चेंज क्या आया है, द चेंज इज कि पहले जहां पर 0 to 2.5 पे निल था, ऐसे करके फिर 2.5 to 5 पे 5 था, अब वो सबको बढ़ाकर उन्होंने 3 लाख पर 5% का टैक्स कर दिया है, ठीक है। यानी हर बढ़ी हुई 3 लाख की इनकम पर कितना टैक्स हो गया, 5%। क्या इससे फायदा होने वाला है? डेफिनेटली फायदा होने वाला है ना। यहाँ पर हमें डर लगता था अरे 280 की इनकम जा रही है तो टैक्स लगेगा, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये पूरा जो है ना अभी गेम प्ले कर रहा है यहाँ पर। क्या ये जो स्लैब रेट्स आई हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द न्यू टैक्स रेजाइम। इस टाइम पर करंटली जैसे हमारे CA CMA में चल रहा है ना कि भाई CA में भी पहले हुआ ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स, CMA में हो रहा है इस टाइम भी करंटली ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स, ऐसे ही इसमें भी 2 टैक्स रेजाइम चल रहे हैं, ओल्ड टैक्स रेजाइम एंड न्यू इनकम टैक्स रेजाइम। अब ये वाला जो चेंज आया है ना, दैट इज फॉर ओनली एंड ओनली फॉर द न्यू टैक्स रेजाइम। यानी ओल्ड स्लैब रेट सिस्टम पे जो भी टैक्सेस पे कर रहा है उसके लिए कोई भी चेंज नहीं है। रिपीट कर रही हूं, ओल्ड टैक्स रेजाइम में जिसका भी स्लैब रेट है, जो भी टैक्स पिछले सिस्टम के अकॉर्डिंग पे कर रहा है, भाई कोई चेंजेस नहीं आए हैं, यानी उनको अभी भी सेम करना है जैसे जैसे पहले स्लैब रेट्स थी। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आई होप सबको ये भी क्लियर हो गया होगा, तभी आज इसका हमने लाइव सेशन रखा कि आपके ये वाले जो सारे डाउट्स है ना ये क्लियर हो सके। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट बात, क्या अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, अरे यार फिर जब चेंजेस कर दिए ना तो सिंपल सी बात है, आज भी लोग पुराने वाले टैक्स सिस्टम को ऑप्ट क्यों कर रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी, पुराने वाले टैक्स सिस्टम को ऑप्ट क्यों कर रहे हैं जबकि इतना बढ़िया ये नया वाला सिस्टम दिख रहा है? क्या कोई एक ऐसा फैक्टर है, जल्दी से बता दो मुझे, क्या कोई भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से अभी भी हम ओल्ड टैक्स रेजाइम पर ही स्टिक आउट है? द आंसर इज यस। क्या अब हम इनकम टैक्स में जो पढ़ते हैं ना 80C वाली डिडक्शंस या ऐसी बहुत सी डिडक्शंस, न्यू टैक्स रेजाइम में कोई भी डिडक्शन नहीं है। यस, यू हर्ड इट वेरी राइट। उसमें टोटल इनकम में से हम क्या करते थे, लेस करते थे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C एंड ऑल,
वो सारी डिडक्शंस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हैं, वो यहाँ पर किसी को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो तो पता चल गया। अब न्यू टैक्स रिजाइम में क्या और कोई चेंज है? हाँ, एक मेजर चेंज यहाँ पर और आ रहा है। क्या आपने रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में सुना? हैव यू हर्ड अबाउट द रिबेट अंडर सेक्शन 87A? सुना है क्या? यस, सुना तो पक्का है। तो अब रिबेट अंडर सेक्शन 87A में जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो ये, पहले ये रिबेट जो है ये भी सिर्फ न्यू वाले सिस्टम में आया, ओल्ड के लिए अभी भी पुराना रिबेट पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। न्यू सिस्टम में चेंज आया है। पहले क्या था ना, मतलब अभी जो चल रहा है, बजट में क्या प्रपोज हुआ वो सुनो। बजट में कहा कि भाई पहले ये जो 5 लाख तक पे रिबेट मिलती थी, यानी किसी की भी अगर टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है तो उसको रिबेट मिलती थी 87A में, और फिर उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। बट अब इस 5 लाख की इनकम को बढ़ाकर कर दिया 7 लाख। कितना? 7 लाख रुपए। यानी अगर अब किसी की भी इनकम और वो पर्सन जो है वो न्यू टैक्स में अपने जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, उस केस में उसको अप टू 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना। रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ न्यू वालों के लिए चेंज है। इसका एक एग्जाम्पल करना चाहोगे क्या? एक एग्जाम्पल देके समझाऊं? बताओ, या ऐसे समझ आ गया? एग्जाम्पल, यू वांट द एग्जाम्पल और नॉट? टेल मी फास्ट स्टूडेंट्स। हाँ जी, चलिए फिर एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ कि इसमें एक्चुअली चेंज आया कैसे है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी की इनकम मान लो 7 लाख रुपीस है। कितनी इनकम है? 7 लाख है। पहली बात तो कोई ATC वाली डिडक्शंस नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स सिस्टम है। अब 7 लाख की इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा? तो 0 to 3 लाख तक की इनकम पर कितना टैक्स रेट है? अभी हमने बात करी निल। ठीक है, मोर देन 3 बट अप टू 5, मैं 3 to 5 करके डिनोट कर रही हूं। कितना है? 5%। यानी 3 to 6, 3 to 6 पर कितना है? 5%, यानी 3 लाख पर 5%, 15,000 का टैक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है 6 to 7 लाख तक की इनकम पर कितना टैक्स रेट है? मैम इस पर टैक्स रेट है हर 3 पे 5% बढ़ रहा है, यानी 10%। तो यानी स्टूडेंट्स कितनी इनकम है ये? 1 लाख। 1 लाख पर 10% कितना बनता है? 10,000। तो कितना आ गया ये? 25,000। सो द टैक्स पेबल इज 25,000। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास न्यू टैक्स सिस्टम में एक बजट में एक जो स्लैब रेट है वो प्रपोज हुई है, दैट इज रिबेट प्रपोज हुई है, सही बोलूं मैं तो यहां पर आपको मिल जाएगी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितनी? पूरे की पूरी रिबेट, दैट इज 25,000 की, और आपके लिए जो टैक्स पेबल बन जाएगा वो निल हो जाएगा। यानी यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि हमारा काफी सारा टैक्स जो है वो सेव कर दिया। पहले ये रिबेट सिर्फ 5 लाख तक पे मिलती थी, ओल्ड सिस्टम में अभी भी 5 पे मिलेगी, लेकिन न्यू सिस्टम में ये 5 वाली रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख की कर दिया। अब बहुत से ना, मैंने दोस्तों एक बात नोट करी है, हम रिबेट को एक गलत वर्ड डिनोट करते हैं। क्या? अरे आपको अगर एक ही जगह बी कहेंगे आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो इट इज अ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पशन, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन अलग बात होती है, ये रिबेट मिली है। कितने पे मिलेगी? अप टू 7 लाख तक पे मिलेगी। और अब हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैम मई या जून में या नवंबर या दिसंबर में पेपर आने वाले हैं, तो क्या ये उसके लिए एप्लीकेबल है क्या? सुनो स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जब ये एप्लीकेबल होगा आई विल लेट यू नो। ठीक है, सो स्पेशली अभी हम मई और जून वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो आपके लिए कोई भी बजट में कोई भी जो चेंजेस आए हैं, चाहे वो GST से रिलेटेड है, चाहे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, कुछ एप्लीकेबल नहीं है। जब होगा आई विल लेट यू नो। चलो, ये वाला समझ आ गया? अच्छा, अब आई वॉन्ट टू नो यू गाइस, आप में से सेक्शन 112A किसने पढ़ा हुआ है? हाँ जी, सेक्शन 112A किस किसने समझा हुआ है? किस किस को पता है दैट व्हाट इज सेक्शन 112A? हाँ या ना? समझा हुआ है ना? तो अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा बजट के लिए वो ये रहेगा स्टूडेंट कि ये जो रिबेट है उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भाई ये जो 7 लाख वाली रिबेट है ना,
ये 11(2A) वाली इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये क्या है, इस पॉइंट को समझते हैं। लिखो स्टूडेंट्स, आई होप सब साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो। तो ये जो रिबेट है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच इनकम, ऑन इनकम विच इज अंडर सेक्शन 11(2A). अब ये 11(2A) की इनकम होती कौन सी है, तो 11(2A) की इनकम होती है रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स। इसका मतलब यहाँ पर होता है कि अगर कोई कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अगर आपने किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को सेल आउट किया है और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब अराइज होता था मैम, शेयर्स के केस में इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, फॉर मोर देन 12 मंथ्स और 1 ईयर। तो अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इट मीन्स मोर देन 1 ईयर के लिए आपके पास उसकी होल्डिंग थी। सो इन दैट केस 11(2A) की इनकम अराइज हो जाएगी। और 11(2A) की खासियत क्या होती थी कि उस पर STT पेड होता है, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑलरेडी पेड आउट होता है। अब अगर ये इनकम हुई है तो उस पर रिबेट नहीं मिलेगी। इसका भी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं दोस्तों। देखो, मान लो कि यहाँ पर जो इनकम हुई है ना 11(2A) के अंडर, दैट इज 4 लाख रुपीज। अब हमें एक बात पता है, जो कैपिटल गेन में पेपर में आने के हाईएस्ट चांस रहते हैं वो क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास 11(2A) की इनकम होती है उसमें क्या होता है, अप टू 1 लाख कोई टैक्स नहीं होता, बट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% का टैक्स रहता है। पढ़ा हुआ है ना सबने? यस। तो अप टू 1 लाख, दैट इज 1 लाख रुपीज पर कोई टैक्स नहीं है, बाकी बचा 3 लाख रुपए। लिखते हैं स्टूडेंट्स। सो 3 लाख पर टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 10%। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया? 30,000 ना? यस। तो अब हम ये नहीं कह सकते क्या हम इस 30,000 पे भी, भाई इनकम अप टू 7 लाख न्यू टैक्स रिजाइम है तो क्या यहाँ पर रिबेट ले सकते हैं? नहीं, देयर विल बी नो रिबेट। ठीक है। सो ये जो रिबेट इन्होंने दी है अंडर सेक्शन 87A, इसमें से एक भी रुपए की रिबेट 11(2A) वाली इनकम पर एप्लीकेबल नहीं है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि अभी तक मैंने जितना बताया वो आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया। जल्दी से बता दीजिए, समझ आ रहा है जो बता रही हूं? हाँ जी, फटाफट से। यस, पक्का। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात, मैम अगर इनकम 7,01,000 रुपए है तो फिर क्या रहेगा? तो स्टूडेंट्स मैं कह रही हूँ 7,01,000 की अगर थोड़ी सी भी इनकम 7 लाख रुपए से बढ़ गई, यानी 7 लाख से इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 लाख हो गई, तो एक बात देख लेना, रिबेट वहां पर खत्म हो जाएगी। लेट्स टेक इट्स एग्जाम्पल ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर इनकम जो है नॉर्मल इनकम है, दैट इज 11(2A) की कुछ बात नहीं कर रही, लिख लेना नॉर्मल इनकम है। अगर वो नॉर्मल इनकम 7,01,000 रुपीज है तो अब क्या रेट्स लगेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। तो 0 to 3 लाख पे नील, कोई टैक्स रेट नहीं होगा। 3 to 6 पे कितना था? 5% का ना, तो यानी यहां पर आ गया 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, 15,000। 6 to 9 पर कितना है? 10%। कितना हो गया स्टूडेंट्स ये हमारा? अब ये हो गया 3 लाख पर 10%, दैट इज 30,000। सही लिख रहे हैं ना हम? यस। चलो फिर नेक्स्ट कितना था? अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ पे, भाई 6 to 9 तो आया ही नहीं, ये कितना आ गया? 7,01,000। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ 7,01,000 रुपीज, यानी 1,01,000 की इनकम हुई है 6 से लेकर 7,01,000, और 1,01,000 की इनकम पर 10% का टैक्स रेट बैठेगा, तो दैट इज 10,100। टोटल कितना आ गया? 25,100। अब वो सिर्फ 100 रुपए के टैक्स देना है क्या मैम? 25,000 पे तो रिबेट वाली बात थी 87A। नहीं, पूरा का पूरा टैक्स जाएगा। यू कांट सेव योर टैक्स नाउ। अगर 7 लाख से थोड़ी भी इनकम एक्स्ट्रा चली गई है तो यू हैव टू पे द कंप्लीट टैक्स। ठीक है, देखो इट मीन्स यहां पर जहां पर हम रिबेट लेते हैं ना टोटल टैक्स पेबल में से अंडर सेक्शन 87A, इट शेल बी नील। तो ये आपका टैक्स पेबल बन जाएगा 25,100। एंड नाउ इस पे लगेगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना है रेट?
कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? हाँ जी, कोई बता सकता है कितना रेट है? वेरी गुड, दैट इज 4%। तो अब 25,100 का 4% आ गया हमारे पास 1004, इतना ही आ रहा है ना? यस, तो टोटल टैक्स पेबल जो हमारे पास आ गया दैट इज 26,104 रुपीज। ओके, तो ये था इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऐसा नहीं है। काफी मिथ्स आ रहे थे कि भाई अगर 7 लाख तक पर टैक्स नहीं है तो क्या सिर्फ 1,000 रुपए पे टैक्स देना है? नहीं, कंप्लीट पर टैक्स देना है। ठीक है, चलो अब उसके बाद इट मीन्स 26,104। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो राउंड ऑफ हो जाएगा और कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 26,100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर चेंज आया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है दैट इज रिलेटेड टू पीजीबीपी। अब चलिए आइए देखते हैं कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में क्या चेंज आया है। तो पीजीबीपी में स्टूडेंट जिन 2 चेंजेस के बारे में मैं यहां पर बात करने वाली हूं वो रहेंगे रिलेटेड टू प्रिजम्पटिव इनकम। कैन एनीवन टेल मी द सेक्शन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम? क्या किसी को पता है प्रिजम्पटिव इनकम का बिजनेस का सेक्शन क्या है? हाँ जी, डू एनीवन नो द सेक्शन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम? बोलो बोलो। चलो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स। सो बिजनेस के केस में देखो प्रिजम्पटिव इनकम 2 केसेस में होती थी हमारे पास, एक बिजनेस में और एक प्रोफेशन में। बिजनेस में एंड प्रोफेशन में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बिजनेस के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज मतलब पेपर में प्रिजम्पटिव इनकम का जो टॉपिक है, चलो बजट में जो चेंजेस आए हैं वो तो आपके फाइनल में जाकर एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये जो प्रिजम्पटिव इनकम का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, चलो बिजनेस आता है स्टूडेंट सेक्शन 44 AD के अंडर और प्रोफेशन आता है 44 AD A के अंडर। दोनों में चेंजेस आए हैं, बात करते हैं क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द चेंज अंडर सेक्शन 44 AD। अब ये क्या चेंज आया है, तो जो भी यहाँ पर इस सेशन को अगर कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहा है तो ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। बिजनेस के केस में पहले क्या था कि प्रिजम्पटिव इनकम सिर्फ वो पर्सन ऑप्ट कर सकता था दैट इज सेक्शन 44 AD जिसकी टर्नओवर अप टू 2 CR है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में तो अगर उसकी अप टू 2 करोड़ है तभी वो सिर्फ प्रिजम्पटिव इनकम में आ सकता है, उसके ऊपर वाला नहीं। इस 2 करोड़ की इनकम को, टोटल टर्नओवर को, सॉरी नॉट द इनकम, टोटल टर्नओवर को 2 करोड़ से इंक्रीज करके कर दिया है 3 CR। यानी अब जो भी बिजनेसमैन अगर उसकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर जो है वो 3 CR तक है तब भी वो जो है इस प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई बिजनेसमैन सुन रहा है वो सोच रहा है चलो फिर लेट्स ऑप्ट इट, तो ध्यान रखना प्रिजम्पटिव इनकम के केस में अगर आपने एक बार 44 AD के अंडर अपनी इनकम टैक्सेबल कर दी है तो आपको 5 साल कंटिन्यूसली उसी में रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जब आपने उस सिस्टम से ऑप्ट आउट किया उसके नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप उस सिस्टम में दोबारा ऑप्ट इन नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी कंसिडरेबल मैटर। बहुत ध्यान से सोचना आपको ऑप्ट इन करना है या नहीं करना। ओके, चलो सो 3 CR तक हो गया आपका। यस, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखना है यहाँ पर इसकी वजह से क्या एक बहुत ही फैंटास्टिक चेंज आया है। क्या आया है आइए सुनते हैं। वही मैं अब न्यू स्लैब रेट, देखो ये तो पता चल गया कि 2 CR से 3 CR की लिमिट हो गई। अब मैं उन पर्सन्स के लिए देखती हूँ कि जो न्यू टैक्स रिजाइम में है उनको इसका क्या बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मान लो 3 CR है ये। अब स्टूडेंट्स इन्होंने कहा अगर बिजनेस इनकम अप टू 3 CR है सो द पर्सन कैन ऑप्ट फॉर द सेक्शन 44 AD। आई होप यू ऑल आर राइटिंग इट। साथ ही साथ में क्या कोई भी पर्सन नहीं, दोज पर्सन जिनकी जो कैश में टर्नओवर हुई है, एक बार इसको प्लीज टर्नओवर लिख लेना, मैंने गलती से इनकम लिख दिया है, जिनकी कैश टर्नओवर जो है वो टोटल टर्नओवर के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज्यादा है तो फिर 3 CR वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो कैश जो है स्टूडेंट्स नॉट मोर देन 5% ऑफ टर्नओवर, यानी ये जो बजट में प्रपोज्ड चेंज है
ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी ऑनलाइन सेल ज्यादा होती है, ठीक है, यानी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं तो मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल टर्नओवर। चलो फिर आता है, इट मींस यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, अगर कैश जो है वो 5% से ज्यादा नहीं है तो अंडर 44AD हम क्या कर पाएंगे, उस पर्सन के लिए प्रिजम्प्टिव इनकम में वो टैक्सेबल हो पाएगा। समझ आ गया? हाँ जी, नॉर्मल के लिए वो 2 CR वाला है ही। आई होप ये भी सबको समझ आ गया होगा। अब बात आती है मैम ये प्रिजम्प्टिव इनकम का फायदा क्या होता है, डेफिनेटली वो भी बता देते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, साथ ही साथ अब एक चेंज जो है वो क्या इसमें आता है कि उसके लिए जो टैक्स रेट है वो भी बोल दिया, भाई तुम फ्लैट जो है ना मिनिमम 6% पे टैक्स दे देना, बस बात खत्म। यानी हाई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये पर्सन अपनी इनकम कितनी दिखा सकता है विदाउट मेंटेनिंग एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितनी कर सकता है, 6%। दैट इज अगर हम लेना स्टूडेंट्स 3 करोड़ का 6% कितना आ गया मैम, 18 लाख। ओके, अब 18 लाख पर टैक्स निकाल लेते हैं। अगेन वही 0 to 3 लाख मैं न्यू टैक्स रिजाइम में लेके चल रही हूँ, नील 3 to 6 पर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 to 6 पर कितना हो गया, 5%, दैट इज 15,000 रुपीज का टैक्स बन गया। 6 to 9 लाख पे कितना हो गया, 3 पर 10%, दैट इज 30,000 रुपीज। 9 to 12 पर कितना है, अब ये 5% है, ये 10% है, ये 15% है, कितना हो गया, 3 पर 15%, 45,000। देन 12 to 15 पर रहेगा 20%, कितना हो गया, 60,000 रुपीज। एंड देन मोर देन 15 कितना है, मोर देन 15 3 लाख अगेन ना, तो 15 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम है उस पर फ्लैट 30% का रेट लगेगा। यानी 3 लाख पर 30% 90,000। इसको कैलकुलेट करो, 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, ये हमारे पास टोटल आ गया 2,40,000। क्या कोई रिबेट मिलेगी क्या, नहीं, देयर शेल बी नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। याद रखना, अगेन वही बात है भाई, 7 लाख तक पे रिबेट थी, उससे ऊपर वाले पर रिबेट नहीं है, ठीक है। सो देयर शेल बी नो रिबेट। अच्छा, तो रिबेट यहां पे मैं लिख देती हूं, देयर शेल बी निल रेट ऑफ रिबेट, ठीक है। फिर बात आती है, यानी टोटल टैक्स पेबल बन गया 2,40,000, 2,40,000। इस पर क्या ऐड कर देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। नाउ 2,40,000 पर 4%, इट बिकम्स 9,600। तो यहां हमारे पास आ गया 2,49,600। ओके, तो टैक्स पेबल कितना बन गया, 2,49,600। इससे फायदा क्या होगा, चलो फिर एक बार ना रफली ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर इसका मतलब किसी पर्सन का टर्नओवर सेल 3 CR है तो वो कितना टैक्स पे कर रहा है मैम, 2,49,600। एक बार इसका जरा परसेंटेज कैलकुलेट करें, यानी वो अपनी टर्नओवर का कितना % टैक्स दे रहा है, बोलो स्टूडेंट्स, करें क्या कैलकुलेट, हाँ या ना, यस बोलोगे तभी कैलकुलेशन दिखाऊंगी। हाँ जी, यस और नो, डू यू वांट टू कैलकुलेट इट, यस, ग्रेट, देन ग्रेट। देखो क्या रहेगा हमारे पास, यानी अगर मैं एक रफली एस्टीमेट लगा रही हूं फॉर माय सेटिस्फेक्शन की भी मैंने कितना टैक्स पे किया, तो मैंने 3 CR की टर्नओवर पर 3 करोड़ रुपए की सेल करी है और 2,49,600 का टैक्स दिया है। आइए देखते हैं कितना % है। इट बिकम्स कितना है स्टूडेंट्स, चलिए बताइए, मेरा तो निकल गया, आप बताइए एक बार। हाँ जी, कितना % टैक्स दिया आपने, यस, ग्रेट, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.83%। तो यानी इवन लेस देन 1%। अब अगर हम देखें तो हमने अपनी सेल का 1% से भी कम टैक्स पे किया है, अगर ये प्रिजम्प्टिव इनकम का जो प्रपोज चेंज आया है उसकी वजह से। तो है ना ये फैंटास्टिक चेंज, यस और नो, हाँ जी, इज इट अ फैंटास्टिक चेंज विच इज गोइंग टू हेल्प अ बिजनेसमैन अ लॉट, यस। चलो फिर 44AD के चेंज की बात हो गई,
मैम आप बार बार ना चेंज के साथ प्रपोज्ड वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज स्टूडेंट्स इट्स अ बजट, इट्स नॉट अ फाइनेंस एक्ट। क्या बोला था मैंने आपको क्लास में भी काफी बार समझाया है, जब बजट पर प्रेसिडेंट के असेंट मिलेगी, उनके सिग्नेचर होंगे, देन इट विल बी एप्लीकेबल इंक्लूडेड इन द फाइनेंस एक्ट। ओके, सो इट इज नाउ ओनली अ प्रपोज्ड, ऐसा बोला गया है भाई, ऐसा ऐसा ले आइए। ओके, चलो अब हमने बात करी थी कि पहला चेंज प्रिजम्पटिव इनकम में 44 AD में आया है, प्रपोज चेंज। नेक्स्ट प्रपोज चेंज है 44 AD में। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, डेफिनेटली बात करते हैं। 44 AD में जो करंटली चल रहा है कि सिर्फ वो प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स की भी प्रॉपर लिस्ट है, वही लिस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है, वो प्रोफेशनल्स जिनकी की जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, इनकम नहीं, ग्रॉस रिसीट्स अप टू 50 लाख है, 50 लाख तक है, तो वो पर्सन जो है प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो कर सकता था। और था क्या इसमें मैम? प्रिजम्पटिव इनकम में प्रोफेशनल्स के लिए क्या फायदा रहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगेन मेंटेन नहीं करनी, साथ ही साथ हमने बोला था कि उनको अपना ग्रॉस रिसीट का मिनिमम 50% इनकम दिखानी है। याद है, जैसे इसमें 6 और 8% है, वैसे उसमें 50% का हो गया। इन्होंने 50 लाख को बढ़ा के कर दिया है 75 लाख। तो प्रपोज चेंजेस कि जिस प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीट जो है वो अप टू 75 लाख है, दैट पर्सन कैन ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। अब होगा क्या, अगर उसकी ग्रॉस रिसीट्स जो हैं वो 75 लाख है, तो यानी उसको रफली एस्टिमेट करें तो मिनिमम अपनी इनकम कितनी दिखा दी, मिनिमम वाले पॉइंट पे भी 50%, तो 50% इनकम कितनी हो गई? 37,50,000। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब पहले जहां पर वो 50 पे जाकर 25 पे, यानी अब उसको कितना सारा और जो है यहां पर उसको मिल गया कि अगर मेरी 75 लाख तक की भी ग्रॉस रिसीट्स हैं तो भी मैं प्रिजम्पटिव में आ पाऊंगा। अगेन उसको वही बेनिफिट्स हो पाएंगे, लोअर टैक्स रेट हो गया, साथ ही साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की टेंशन नहीं है एंड दैट ऑल। ठीक है, बट अगेन यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जो कैश रिसीट्स है ना, दैट मस्ट नॉट बी मोर देन द 5% ऑफ टोटल रिसीट्स। कैश रिसीट्स नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल रिसीट्स, तभी ये जो इंक्रीज्ड प्रपोज चेंज है ये उसके लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कैन एनीवन टेल मी दैट आवर गवर्नमेंट वांट्स टू मेक आवर इंडिया अ लेस कैश इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी? अब आपको ये तो पता चल गया भाई कैश कम करना चाह रहे हैं, तो क्या मैं इसको क्या कहूं, लेस कैश इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी? व्हाट इज इट? इज इट अ लेस कैश इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी? कैशलेस इकोनॉमी? नो नो, कैशलेस का मतलब होता है बिना कैश के। नो स्टूडेंट्स, नॉट द कैशलेस। कैशलेस का मतलब होता है भाई कैश यूज ही नहीं कर रहे, इट इज अ लेस कैश इकोनॉमी, कि कैश कम यूज करो। ठीक है, सो इट्स दे डोंट वांट टू मेक आवर इंडिया कैशलेस इकोनॉमी, दे वांट इट्स अ लेस कैश इकोनॉमी। ठीक है, यस। चलो, नेक्स्ट जो चेंज आया है वो है सरचार्ज में। अब सरचार्ज में क्या चेंज आया है वो भी सुन लीजिए। सरचार्ज का मैक्सिमम रेट कितना रहता है, कोई बताएगा क्या? सरचार्ज पर मैक्सिमम रेट कितना है, हाईएस्ट सरचार्ज रेट कितना है? जल्दी से बोलिए, जल्दी से। हाईएस्ट सरचार्ज रेट, कैन एनीवन टेल मी गाइस? हाँ जी, ओके। सो स्टूडेंट, द हाईएस्ट सरचार्ज रेट है 37% जो करंटली चल रहा है। इसको रिड्यूस करके हाईएस्ट सरचार्ज रेट, सरचार्ज क्या होता है? टैक्स पे टैक्स, याद है ना? यस, तो ये कर दिया है 25%। यानी जब सबसे ज्यादा इनकम वाला पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है भाई, अगर इनकम इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा, टैक्स पर एक एडिशनल टैक्स भी लगेगा। वो पहले 37% लग रहा था, प्रपोज चेंज इज 25%। सो दैट इज अगेन अ वेरी एप्रिशिएटेड चेंज। ठीक है, क्योंकि बहुत हाई टैक्स बैठ जाता था। चलो, ये थे हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स के चेंजेस हैं। आई होप इस सेशन में आप सबके जितने भी इनकम टैक्स को रिलेटेड डाउट्स थे ना वो तो क्लियर हो गए होंगे। जितने भी इनकम टैक्स के टैक्स रेट्स, बार बार 7 लाख पे टैक्स लग रहा है क्या, जो कॉल्स आ रही थी भाई आपको फ्रेंड से, रिलेटिव से, वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल चुका है। हाँ जी, ओके।
ग्रेट। चलो अब इसके बाद जो ये और इम्पॉर्टेंट चेंज आया है, अब मैं बात कर रही हूँ, देखो एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आया है, वो क्या आया है, जो भी पर्सन्स अपनी जो कुछ भी रुपए इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, मतलब इंडिया में एजुकेशन लोन लिया, उस लोन का पैसा बाहर भेज रहे हैं क्योंकि बाहर जो है उनका सन या डॉटर या एनी चाइल्ड इन द हाउस वो वहां पर पढ़ाई कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हैं, वो बात करेंगे हम एक और इसमें। अच्छा, अब वो वाली सारी बातें कहाँ करने वाले हैं, तो दोबारा से आपके पास स्टूडेंट एक सेशन आएगा उसमें। अभी हम जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी में एक बहुत ही वेलकमिंग चेंज आ रहा है, वो क्या है, दैट प्रपोज चेंजेस रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट 2017। अब जल्दी से बता दो सेक्शन 10 किसके बारे में होता है। Section 10 of CGST Act 2017, it is related to which point? Composition scheme. तो next change, proposed change is related to composition scheme. अब composition scheme में ऐसा क्या change आया है, तो composition scheme में पहले ये होता था कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी सप्लायर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ भी सप्लाई करता था, so that person is not eligible to opt for the composition scheme under GST. लेकिन प्रपोज चेंजेस, अगर कोई भी सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सप्लाई कर रहा है, मतलब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सप्लाई कर रहा है, अगर वो सप्लाई करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो अब वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर पाएगा। इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट अभी आपको बताती हूँ, पहले ये लिख लीजिए। सो नाउ कैन सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो पहले प्रोहिबिटेड था। अब लेकिन एक कंडीशन रख दी, क्या हमें पता है कंपोजिशन वाले जो कंपोजिशन स्कीम में पर्सन है उसके लिए एक कंडीशन होती है कि वो इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। अब भी कंडीशन है, तो इसका मतलब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई करेगा, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मस्ट बी विद इन सेम स्टेट, वो दोनों सेम स्टेट में होने चाहिए। सो इट विल बी एन इंट्रास्टेट सप्लाई ओनली, अगर एंटर करी तो प्रोहिबिटेड है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चेंज आया है दैट इज रिलेटेड टू ओनली गुड्स। सर्विस वाले पर्सन की, जो सर्विस सप्लायर है, उसके लिए ये चेंज नहीं है, उसके लिए अभी भी प्रोहिबिटेड है कि वो किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता अगर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है। तो ये चेंज आया है गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में नहीं। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग कि भाई अगर बाहर पैसा भेजना है या बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए प्रपोज चेंज क्या है। बहुत जल्दी वो सेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो प्लीज मुझे बताना जरूर, ठीक है, मैसेजेस करना, कमेंट्स करना, बताना जरूर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।